Hello friends, welcome to Study Khazana and today we're going to start chapter number 8, Regional Aspiration. Fine. Regional Aspiration means जो हमारे भारत के अंदर जो अलग अलग एरिया हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनकी क्या डिमांड थी और किस तरीके से उनकी डिमांड पूरी हुई या नहीं हुई, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. रीजनल एस्पायरेशन हमारी आज़ादी के बाद से ही बहुत इम्पोर्टेंट इशू रहा है जिसने हमारी पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा चेंज किया है टाइम टू टाइम. ठीक है. रीजनल एस्पायरेशंस हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी 29 स्टेट्स. कितने कम नंबर से हम लोग शुरू हुए थे और अब जो है हमारे पास 29 स्टेट्स हैं और जिसमें अभी और भी डिमांड सामने आ रही है और आगे हो सकता है ये स्टेट्स और ज़्यादा बढ़ जाए. तो रीजनल एस्पायरेशन जो है, रीजनल स्टेट एस्पायरेशन या पर्टिकुलर एरिया की जो डिमांड्स है, जो टाइम टू टाइम अलग अलग कम्युनिटीज़ भारतीय गवर्नमेंट के आगे रखती है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए इस चैप्टर को इस बुक में जोड़ा गया है. ठीक है. आपको पता है कि जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ाद होने से पहले जो भारत था वो ब्रिटिशर्स के पास था और भारत दो पार्ट में डिवाइड था, एक तो ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली स्टेट. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट थे और ब्रिटिशर्स ने लैप्स ऑफ पैरामाउंट से कर दिया था और ये बोला था कि आप या तो भारत के साथ रह सकते हैं या पाकिस्तान के साथ, या आप अकेले रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं. तो उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आई ये हमने शुरुआती चैप्टर्स में हमने पढ़ा और हमने देखा कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और ऑलमोस्ट सारी प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ मिला लिया. ठीक है. तो वो बेसिकली हम उसी के बारे में, उसके बाद फिर आगे क्या क्या दिक्कतें आई और क्या रीजनल एस्पायरेशंस आई और क्या क्या अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कम्युनिटीज़ ने क्या डिमांड रखी और गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्ट किया, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले तो बेसिकली हमारी अप्रोच क्या थी, इंडियन अप्रोच. हम सोचते क्या थे रीजनल एस्पायरेशंस के ऊपर. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि रीजनल एस्पायरेशन हमारे लिए शुरू से ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी और गवर्नमेंट उसको सुनती थी. इसी वजह से आप वी हैव नाउ 29 स्टेट्स. ठीक है. और डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो है वो बढ़ती ही जा रही है. ठीक है. इसे बोला गया है कि हमारा जो प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है वो बेसिकली यही है कि वी डिसाइडेड टू लिव इन अ यूनाइटेड सोशल लाइफ विदाउट लूजिंग द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ अ न्यूमरस कल्चर. हम ये भी नहीं चाहते कि जो जितनी भी डाइवर्सिटी है हमारे देश के अंदर वो लॉस्ट हो जाए और हम ये भी नहीं चाहते कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी देने के चक्कर में वो कल्चर, वो कम्युनिटी, वो ग्रुप हमसे अलग हो जाए. तो इसलिए भारत को शायद यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है. ठीक है. तो इंडियन नेशनलिज्म सॉट टू बैलेंस द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है. द नेशन कुड नॉट मीन द नेगेशन ऑफ अ रीजन. In this sense, the Indian approach was very different from one adopted in many European countries, where they saw cultural diversity as a threat to a nation. हम लोग ये मानते हैं कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है भारत के अंदर वही हमारे भारत की खास बात है. ठीक है. और शुरू से ही हमारी ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जितनी भी कल्चरल डिस्टिंक्टनेस है, जितनी भी डिस्पैरिटी है वो बरकरार रहे और ये सब मिलकर भारत को बनाए, भारत की यूनिटी को मेंटेन करें. ठीक है. इसलिए इंडिया ने शुरू से ही जो है डाइवर्सिटी को अपना एक मेजर ऑब्जेक्टिव माना है, एक मेजर पॉलिसी माना है नेशन बिल्डिंग में. ठीक है. तो उसके बाद बोला गया इन दी कोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रीजनल एस्पायरेशन गेट स्ट्रेंथन. At the same time, democratic polities also means that regional issues and problems will receive adequate attention and accommodation in the policy making process. मतलब हमने डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस दी है, रिकॉग्निशन दी है, साथ ही साथ हमने ये भी माना है कि हर डाइवर्सिटी को एडुकेट रिसोर्सेज मिले, इम्पोर्टेंस मिले और पॉलिसी मेकिंग में हर डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस या उनकी जो है बात सामने रखी जाए. ठीक है.
हालांकि इन सब चीज़ों को करने में हमें काफ़ी दिक्कतें भी आई, लेकिन सक्सेसफुली हम उसको करते आ रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि स्टिल हम लोग इंक्रीज ही हो रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहे। ठीक है, डाइवर्सिटी हो रही है, कह लीजिए कि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में से और स्टेट्स बन रहे हैं, पर वो हमारी यूनिटी को, हमारे काम करने के तरीके को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। ठीक है, हम और ज़्यादा स्मूथ फंक्शनिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने कई सारी दिक्कतें थी, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया था। 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे थे और उनको अपने साथ जोड़ना भी था। उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो उसके बाद भी शांत नहीं हुए, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद का इशू हमने पढ़ा। उसके बाद हम इसमें पंजाब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज़ादी के कई सालों तक, या कह लीजिए आज भी जो रीजनल एस्पायरेशन है वो सॉल्व नहीं हो पाई है। इनिशियली जो सबसे ज़्यादा जिसने हमारे लिए दिक्कतें पैदा करी, अभी भी जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में है, वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, खैर जम्मू कश्मीर के अलावा जैसे नागालैंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद असम हो गया, पंजाब हो गया, अलग अलग राज्यों से अलग अलग डिमांड सामने आई और हमने उसको अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश भी करी। जैसे कि इसे बोला गया है कि टुडेज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात वर अमंग द रीजन अफेक्टेड बाय दीज एजिटेशन। और द्रविडियन मूवमेंट शुरू हुआ भाषा के नाम पर। उसके बाद जो है वी हैव छत्तीसगढ़ नाउ, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना अभी बना है। तो जो हमारी रीजनल एस्पायरेशंस है वो आज़ादी के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई और रिजल्ट भी दिखा उसका। टाइम टू टाइम हमारी स्टेट जो है वो एक्सपैंड हुई, उनकी डिमांड को जो है हमने पूरा किया। वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जो इस रीजनल एस्पायरेशन में जिस इवेंट को इशू करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो जम्मू एंड कश्मीर है। हालांकि जम्मू कश्मीर के बारे में हम सभी जानते हैं, मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम थी क्या। इसको जो है कश्मीर इशू बोला जाता है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा व्हाट इज कश्मीर इशू, ऐसे डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और कश्मीर जो है आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जिसको जो है टाइम टू टाइम आप मीडिया पे देखते ही रहते हैं। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर कंप्राइजेस 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन्स। 3 एरिया को, मेन एरिया जो जम्मू कश्मीर में काउंट होते हैं वो है जम्मू, उसके बाद कश्मीर और उसके बाद लद्दाख। ठीक है, कश्मीर जो है कश्मीर वैली बोली जाती है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कश्मीरी बोलते हैं और ज़्यादातर मुस्लिम है। उसके बाद कश्मीरी जो है बहुत कम है और हिंदू माइनॉरिटी है, वहाँ पे हिंदूज भी रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं। उसके बाद जम्मू की बात की जा रही है, जो फुट हिल्स पर, पहाड़ों की बिल्कुल लोअर रेंज पे पाए जाते हैं और यहाँ पे आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे और सिख भी मिलेंगे। ठीक है, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। उसके बाद आपका लद्दाख रीजन आ गया। ये ज़्यादातर माउंटेनियस पहाड़ी इलाके पे है, यहाँ पे लोग बहुत कम हैं और ये बेसिकली जो पॉपुलेशन है वहाँ पे इक्वली डिवाइडेड है। बुद्धिस्ट भी वहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में है, मतलब जितने भी लोग हैं हाफ बुद्धिस्ट है और हाफ मुस्लिम्स है। ठीक है, उसके वजह से बोला गया है द कश्मीर इशू इज नॉट जस्ट अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द इशू वॉज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन। मतलब मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि कश्मीर किसके पास जाएगा, मुद्दा कश्मीर के अंदर भी है कि कश्मीर के कुछ अपने डिस्प्यूट्स हैं, अपने डिससेटिस्फेक्शन है, जो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है अभी भारत और कश्मीर और भारत के रिलेशन में। ठीक है, बेसिकली जो मुद्दा है इट इन्वॉल्व्स द कश्मीरी आइडेंटिटी। कश्मीरियत की बात की जाती है कि बेसिकली हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है, हम चाहते क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। यही बात की जाती है कि ये पाकिस्तान के पास जाना चाहिए, भारत के पास जाना चाहिए। तो डिस्टर्बेंस जो है इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। ठीक है,
अब जो प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर की वो शुरू कहाँ से हुई थी, ये भी शायद आप लोगों ने पढ़ाई है फर्स्ट चैप्टर में। रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? रूट्स ऑफ प्रॉब्लम क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक प्रिंसली स्टेट था। इनके जो राजा थे वो हिंदू राजा थे, हरि सिंह। हरि सिंह नहीं चाहते थे कि वो भारत के साथ मिले, ठीक है, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी जो है कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं थी मिलने के लिए। एंड पाकिस्तानी लीडर्स थॉट कश्मीरी रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी कहते थे कि कश्मीर हमें मिलना चाहिए, क्योंकि चाहे राजा हिंदू है पर वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, तो कायदे से ये रीजन हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली भारत चाहता था कि कश्मीर हमारे साथ आ जाए, पाकिस्तान चाहता था कश्मीर हमारे साथ आ जाए, और कश्मीर चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। अब स्टेट के अंदर ही, कश्मीर के अंदर ही एक मूवमेंट शुरू हुआ लेड बाय शेख अब्दुल्ला ऑफ अ नेशनल कॉन्फ्रेंस वांटेड टू गेट रिड ऑफ महाराजा बट वाज अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर में, उस समय भी वो एक्टिव थी। उस समय जो उनके लीडर थे शेख अब्दुल्ला, वो चाहते थे कि महाराजा के साथ हमारा रिलेशन खत्म हो जाए, कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले और वो पाकिस्तान के साथ ना मिले, ठीक है। उसके बाद हालांकि जो शेख अब्दुल्ला के बारे में बोला जाता है कि उसके कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, खासकर जवाहरलाल नेहरू के साथ। फिर आगे क्या हुआ कि 1947 में पाकिस्तान ने कबीलों को भेजा, मतलब कबीला ग्रुप भेजा, मतलब कह लीजिए कि टेररिस्ट को भेजा अटैक करने के लिए, कश्मीर को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो जब राजा को ये पता चला तो राजा ने भारतीय सेना से सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगी कि आप इस मूवमेंट में, इस हमारे अटैक में हमारी मदद करें। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा, पर आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना होगा। आई होप आपको याद होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसली इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के बीच के लिए बनाया गया था, कि जब भी कोई प्रिंसली स्टेट भारत के अंदर मर्ज होती थी वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करती थी कि वी आर रेडी टू मर्ज विद इंडिया। तो राजा ने बोला कि ठीक है मैं ऐसा कर लूंगा, उन्होंने साइन किया और अगले दिन ही भारतीय सेना ने जो भी इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, अटैक हुआ था, उससे भारत को बचा लिया था, ठीक है। उसके बाद शेख अब्दुल्ला जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के, ठीक है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट वॉज देन कॉल्ड एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उस समय जो स्टेट का हेड होता था उसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, ठीक है। और इंडिया एग्री टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर, तो वहां पे डिसाइड हुआ कि ठीक है चलिए कश्मीर भारत के साथ भी है, और अगर वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी लेना चाहता है, अपनी अलग से सरकार बनाना चाहता है, तो उसके लिए भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो था डिस्प्यूट जो है ऐसा माना जा रहा था कि सॉल्व हो गया, कि पाकिस्तान पिक्चर से बाहर हो गया और कश्मीर जो है वो भारत को मिल गया, ठीक है। अब आगे क्या दिक्कत है और क्या दिक्कतें हैं, इसे बोला गया है कि द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑलवेज रिमेन कॉन्ट्रोवर्शियल and conflict ridden both for external and internal reasons, ठीक है। Externally, Pakistan has always claimed that Kashmir Valley should be a part of Pakistan, ठीक है। And the Pakistan sponsored a tribal invasion in state 1947, as a consequences of which one part of state come under the Pakistan control, POK जिसको कहते हैं, ठीक है। India claims that this area is under illegal occupation. Pakistan occupied Kashmir, described this area as Azad Kashmir. Ever since, Kashmir has remained a major issue of conflict between India and Pakistan. जब पाकिस्तान ने अटैक किया था कश्मीर को कैप्चर करने के लिए, तो कुछ एरिया पाकिस्तान ने छोड़ा नहीं, और उसको जो है वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और भारत कहते हैं कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है जो पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर कर रखी है। तो ये भी अभी भी टेंशन ही है, बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, कि कब जो है मुठभेड़ हो जाती है, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो जाती है, पता नहीं चलता। खैर एक तो ये टेंशन बनी रहती है हमेशा जम्मू कश्मीर में। दूसरी, कश्मीर को एक स्टेटस मिला है आर्टिकल 370 का
जिसके अंदर कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिया और ग्रेटर ऑटोनॉमी दी गई है अपने पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। द स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट। मतलब सारे जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वो सारे के सारे कश्मीर पे लागू नहीं होते हैं, ठीक है। और लॉज पास बाय द पार्लियामेंट अप्लाई टू JNK ओनली इफ द स्टेट एग्री। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है तो कश्मीर अगर चाहता है तो उसको एक्सेप्ट करे, नहीं चाहता है तो नहीं एक्सेप्ट करे, ठीक है। अब ये जो स्टेटस है ये भी एक मुद्दा है, कह लीजिए डिस्कशन का या कंट्रोवर्सी का। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो आर्टिकल 370 दिया है जम्मू कश्मीर को, क्यों दिया है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर कभी भी भारत के साथ जुड़ ही नहीं पाता। अगर भारत के दूसरे राज्य के साथ भी ही की तरह जम्मू कश्मीर को भी ट्रीट किया जाए तो जम्मू कश्मीर भी हमें अपने आप को भारत से कनेक्टेड फील करेगा। तो उसको जो 370 आर्टिकल का जो स्टेटस दिया है वो गलत है, वो हट जाना चाहिए। दूसरी तरफ कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग ये मानते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो हमें नाम के लिए दिया है, जितना स्टेटस, जितना ऑटोनॉमी हमें मिलनी चाहिए वो इसके अंदर हमें बेसिकली मिली ही नहीं। तो आर्टिकल 370 को भी लेके जो है काफी ज्यादा जो बहस रहती है कि वो एक्चुअली में जेन्युइन है, उससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अ सेक्शन ऑफ कश्मीरीज, कुछ कश्मीरी ग्रुप है जो कुछ 3 बातों पे अपने गुस्सा, अपनी शिकायतें बताते हैं। पहले तो ये, द प्रॉमिस दैट accession would be referred to the people of a state after the situation created by tribal invasion was normalized has not been fulfilled। मतलब ये बोला गया था कि असेशन के बारे में लोगों से पूछा जाएगा कि आप असेशन चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप क्या चाहते हैं, मतलब प्लेबिसाइट कराया जाएगा कश्मीर के अंदर, जो कि नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद there is a feeling that special federal status guaranteed by article 370 had eroded in practice। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो ये मानते हैं कि बेसिकली जो हमें ऑटोनॉमी दी है वो सिर्फ नाम की है और इससे हमें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। उसके वजह से बोला गया है कि जितनी आज़ादी भारत के बाकी राज्यों में है, लोगों को है, उतनी आज़ादी कश्मीर के लोगों को नहीं मिली। तो ये जो है गुस्सा जो है कश्मीर के लोगों के अंदर है भारत की सरकार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया है, पॉलिटिक्स सिंस 1948। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही वो एसेशन हुआ तो शेख अब्दुल्ला जो थे वो वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है। लेकिन इसे बोला गया है कि कांग्रेस के साथ क्योंकि कुछ उनकी डिस्प्यूट हो गया था या कुछ कॉर्डियल रिलेशन नहीं बन पाए थे, तो ही वॉज डिसमिस्ड इन 1953 और केप्ट इन डिटेंशन, यानी कि होम अरेस्ट में उनको रखा फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और जितनी बार भी वहां पे कोई लीडर बनने की कोशिश करता था तो उसको कुछ खास पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो वहां पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो शेख अब्दुल्ला के डिटेन होने पर बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाई, ठीक है। उसके बाद से बोला गया ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन 1953 एंड 74 द कांग्रेस पार्टी एक्साइज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। काफी कांग्रेस का असर दिखा स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स में कश्मीर के ऊपर, ठीक है। और कई बार उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल करने की भी कोशिश करी कश्मीर के ऊपर, और कई बार ये कोशिश की गई कि शेख अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कुछ मिड पाथ निकल आए, और ऐसा हुआ भी। इन 1974 इंदिरा गांधी ने एग्रीमेंट किया शेख अब्दुल्ला के साथ और फिर शेख अब्दुल्ला जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। और जैसे ही शेख अब्दुल्ला वापस आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इमेज थी वो रिवाइव हुई और लोगों को शेख अब्दुल्ला बहुत पसंद थे, एक पॉपुलर लीडर थे। और उसके बाद 1977 में वहाँ पे जो है स्टेट इलेक्शन हुए, वो जीते। उसके बाद शेख अब्दुल्ला जो थे वो 1982 तक वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद उनकी जो लीडरशिप थी वो फारूक अब्दुल्ला को दे दी गई जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। अब उनके साथ भी वही दिक्कत आई, जैसे शेख अब्दुल्ला की इनिशियली कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम थी, फारूक अब्दुल्ला के साथ भी आई। बहुत जल्दी वहाँ का जो गवर्नर था उसने उसके खिलाफ रिपोर्ट स्टेट सेंटर गवर्नमेंट को दी और वहाँ से उसको डिसमिस कर दिया गया। तो वो बहुत ही छोटे समय के लिए पावर में आए
और फिर उनको हटा दिया गया। ठीक है, अब दोबारा से जब फारूक अब्दुल्ला को हटाया गया तो कश्मीर के लोग गुस्सा आ गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो जानती ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में कभी स्टेबिलिटी आए, तो बड़ा ही उन्होंने रिसेंटमेंट दिखाया कि दिस इज रियली वेरी रॉन्ग। ठीक है, और फिर जो है द कॉन्फिडेंस दैट कश्मीरीज हैड डेवलप्ड इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस आफ्टर द अकॉर्ड बिटवीन इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला received setback. The feeling that the center was intervening in politics of the state was further strengthened when the National Conference in 1986 agreed to have an electoral alliance with Congress and the ruling party in the center. मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब देखी पहली बार जब शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में अकॉर्ड हुआ, और दूसरी बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब दिखनी शुरू हुई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ अलायंस बना दिया। शायद उसके बाद ही जो है ढंग से वहां पर इलेक्शंस होने शुरू हुए। ठीक है, जैसे कि इसे बोला गया है कि इट वाज इन द एनवायरनमेंट दैट 1987 इलेक्शंस टुक प्लेस। ठीक है, एंड उसके बाद जो था नेशनल फारूक अब्दुल्ला का वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, हालांकि उस इलेक्शंस को भी रिग्ड बोला गया, फेक बोला गया। तो आप देख रहे हैं कि जो कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वो शुरू से ही शक के घेरे में रही है। पीपल आर नॉट हैप्पी, और पीपल हमेशा सोचते थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है और वहां पे कभी भी स्टेबिलिटी लाने ही नहीं देती। ठीक है, एंड दिस जनरेटेड अ पॉलिटिकल क्राइसिस इन कश्मीर विच बिकेम सीवियर विद द राइज ऑफ इंसर्जेंसी। अब इतनी पॉलिटिकल वर्नरेबिलिटी जो चल रही थी तो उसका फायदा आउटसाइडर्स ने उठाया, और बाहर से लोग जो थे वो कश्मीर के अंदर आने लगे और मिलिटेंट्स के रूप में दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन वेरियस एरियाज ऑफ कश्मीर। ठीक है, और इनको सपोर्ट कहाँ से मिलता था? पाकिस्तान से मिलता था। तो कश्मीर जो था वो शुरू से ही आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यहाँ पे रही है, और इससे बोला गया कि काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल ही चलता रहा। ठीक है, Throughout the period from 1990, जम्मू कश्मीर experienced violence at the end of insurgent, मतलब बाहर से जो अटैक था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ठीक है, और से बोला गया है कि असेंबली इलेक्शंस इन द स्टेट वर हेल्ड ओनली 1996, in which national conference led by Farooq Abdullah came to power with the demand of regional autonomy of Jammu and Kashmir. फिर 1996 में इलेक्शन हुए, फारूक अब्दुल्ला जो थे वहां के लीडर बने, और वो इस मुद्दे पर आए कि कश्मीर को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, और 2002 में बोला जाता है कि वहां पे एक सही मायने में फेयर इलेक्शंस हुए, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो नहीं जीत पाई, और पीडीपी जो थी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो वहां की गवर्नमेंट बनाई, और उन्होंने वहां पे एंड कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट, कांग्रेस के कोलिशन के साथ उन्होंने वहां पे गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, तो कश्मीर का जो मुद्दा था, डिस्प्यूट जो था, वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, इन्फ्लुएंस था बाहर से, और लोग जो थे उसको समझ नहीं पा रहे थे। मतलब कश्मीर को कभी भी सिस्टमैटिक वे में सॉल्व ही नहीं किया गया, और चीजें जो है और ज्यादा वेब जाल सा बनता गया, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसके बाद से बोला गया कि सेपरेटिस्ट पॉलिसीज विच सरफेस्ड इन कश्मीर फ्रॉम 1989 has taken different form and made it up of various strands. अच्छा, कुछ और प्रॉब्लम सामने आई, वो क्या थी? इसमें लिखा है Then there are groups that want Kashmir to merge with Pakistan. कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि वो कश्मीर के साथ मर्ज हो जाए। ठीक है, Beside these, there is a third strand which want greater autonomy for the people of state within the separate union. मतलब एक ना कश्मीर के अंदर ही अलग अलग डिमांड्स सामने आई। पहला तो लोग ये मानते थे कि सेपरेट नेशन बन जाए, दूसरा चाहते थे कि वो कश्मीर के साथ मर्ज हो जाए, और तीसरा चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ तो रहे पर उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, ज्यादा आजादी मिले। ठीक है, अब जो आइडिया ऑफ ऑटोनॉमी था वो जम्मू लद्दाख के लोगों को बड़ा पसंद आया। ठीक है, उनको लगता था कि वहाँ के लोगों को काफ़ी नेग्लेक्ट किया जाता है और उनकी जो डिमांड्स है वो ढंग से पूरी नहीं हो पाती, तो इसलिए जो है
अगर उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी तो हम और अच्छे से डेवलप हो पाएंगे, ठीक है। हालांकि ये इशू जो था वो सॉल्व नहीं हो पाया, अभी भी जो डिमांड्स हैं वो कंटिन्यू ही है। तो जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स रही है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रही है, काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस्ड रही है, कंट्रोवर्शियल रही है, जो अभी भी जो है they are not on the path of solving, they are not on the path of end. However, despite all these diversities and diversion on the one hand and the continued situation of conflict on other hand, the plural and secular culture of the state has remained largely intact. मतलब इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद, इतनी अलग अलग डिमांड्स होने के बावजूद वहाँ के लोग जो हैं वो एक साथ रह रहे हैं। कश्मीर की जो खूबसूरती है उसको मेंटेन किया गया है। टूरिज्म बहुत ज़्यादा है कश्मीर के अंदर, अभी भी लोग कश्मीर आना पसंद करते हैं। तो सब चीज़ जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, जो यूनिटी है वो लोगों में बनी हुई है, ब्रदरहुड बना हुआ है। पर जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज है, पॉलिटिकल डिमांड्स है, वो अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ये तो हो गया जम्मू कश्मीर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पंजाब को, ठीक है। पंजाब 5 नदियों का जो समूह है जिसको हम डिस्कस करते हैं, पंजाब के बारे में क्या बताया गया है कि द सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट चेंज्ड फर्स्ट विद पार्टीशन। पंजाब डिवाइड हुआ पाकिस्तान और इंडिया के डिवाइड के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर वो डिवाइड हुआ, हरियाणा निकाला गया, उसमें से हिमाचल प्रदेश निकाला गया, ठीक है। हालांकि इसमें बोला गया कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो काफी स्टेट्स को भाषाओं के आधार पर डिवाइड किया गया, पर पंजाब को ये अपॉर्चुनिटी 1966 में मिली, ठीक है। तो जो लोग थे जो पंजाब की इस डिमांड को पूरा करने में लगे हुए थे वो थे अकाली दल। अकाली दल एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पॉपुलर मूवमेंट से कन्वर्ट होकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, ठीक है। अब ये 1920 में बनी थी और ये सिखों की एक ब्रांच थी, एक ग्रुप था जो चाहते थे कि एक पंजाबी सूबा बने, ठीक है। पंजाबी सूबा यानी कि वो जगह जहां पे सिर्फ पंजाबी रहते हो, ठीक है। अब इसे बोला गया है कि अकालीज एक पॉलिटिकल ग्रुप बने और 1967 में और 1977 में पावर में आए, ठीक है। लेकिन हर बार वो एक कोलिशन यानी कि मिलीजुली सरकार के बाद जो है वो पावर में आ पाए, ठीक है। अकाली दल जो थे वो जितनी बार भी पावर में आए उनको कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल पाया, ज्यादा पॉपुलर ग्रुप नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि बार बार क्या होता था कि देयर गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर। आधे टाइम में ही, उनका आधा टाइम भी पूरा नहीं होता था, सेंटर गवर्नमेंट जो उसको डिसमिस कर देती थी। दूसरी बात, उनको जो है हिंदुओं का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि पंजाब के अंदर हरियाणा के लोग भी थे और हिमाचल प्रदेश के भी लोग थे, ठीक है। और सिख कम्युनिटी लाइक ऑल अदर रिलीजियस कम्युनिटी वर इंटरनली डिफरेंशिएटेड। अब सिखों में भी कुछ लोग सपोर्ट करते थे, कुछ लोग नहीं सपोर्ट करते थे, क्योंकि सिखिज्म में जा वो इंटरनली काफी ज्यादा डाइवर्स था, ठीक है। और द कांग्रेस गॉट, और कांग्रेस को सपोर्ट मिलता था हर किसी का, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, ठीक है। और अकाली को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था। हालांकि अकाली ही डिमांड रख के बैठी थी कि पंजाब को अलग किया जाए, ठीक है। अब 1970s में अकालीज ने डिमांड रखी पंजाब बनाने की, ऑटोनॉमी की, ठीक है। उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ, मतलब अकाली दल ने 1977 में डिमांड रखी कि इस स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए और सेंटर की इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। तो उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसका नाम था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973। सॉरी, इसमें जो अकाली दल ने जो डिमांड रखी वो रखी 1970 में, नॉट 1977। 70 में ये डिमांड रखी कि हमें ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, जिसके अंदर ये बोला गया कि दोबारा से सेंटर और स्टेट रिलेशंस को डिफाइन किया जाए। मतलब किस हद तक सेंटर स्टेट के अंदर इंटरफेयर की जाएगी वो सब जो है उसमें डिवाइड किया जाए। रेजोल्यूशन ऑल्सो स्पोक अबाउट फॉर द एस्पायरेशन ऑफ सिख कौम। सिखों की जो डिमांड थी उसके बारे में भी उन्होंने सामने रखी अपनी बात, और उनका जो एम था बोलबाला, मतलब अपने सिखों का बोलबाला हो, एक ऐसी जगह जहाँ पे सिखों का बोलबाला हो, सिखों की कम्युनिटी हो, उसके ऊपर उन्होंने जो है सिख नेशन की डिमांड उस रेजोल्यूशन के अंदर रखी भी और दिखाई भी, ठीक है।
हालांकि जो रेजोल्यूशन था वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, ठीक है। और कुछ ही टाइम बाद जो थी वो अकाली दल की जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद अकाली दल लॉन्च्ड अ मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट। पंजाब, आपको पता है पंजाब यानी कि 5 नदियों के समूह से जो एरिया होता है उसे पंजाब, इसलिए उस जगह को पंजाब बोला गया। तो खैर अकाली दल ने जब डिसमिस हुए तो फिर एक नई डिमांड सामने रखी कि पंजाब का जो पानी है जो पंजाब से होते हुए जाता है उसकी शेयरिंग के ऊपर, कि कौन कितना शेयर करेगा, उसके ऊपर उन्होंने जो है अपनी डिमांड रखी। उसके बाद उन्होंने जो है खालिस्तान की भी डिमांड करी कि जहाँ पे सिर्फ पंजाबी हो, उन्होंने वो जगह बनाया, उनका नाम भी डिसाइड किया गया जिसका नाम उन्होंने बोला कि खालिस्तान होना चाहिए। खैर अकालीस के रहते रहते ही बहुत कुछ हुआ पंजाब के अंदर। सबसे पहले जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, वहां पे मिलिटेंट मेड देयर हेडक्वार्टर्स इनसाइड द सिख होली श्राइन द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर एंड टर्न्ड इनटू दी एन आर्म फोर्ट्रेस। मतलब वहां पे आर्म फोर्ट्रेस यानी कि वहां पे एक कह लीजिए रिलीजियस जगह पे उसको काफी ज्यादा जो था उसमें मिलिट्री का वेपन्स का काफी ज्यादा जो प्रेजेंस दिखने लग गई थी। और इन जून 1984 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके अंदर जो था लोगों को मारा गया। हालांकि गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली मिलिटेंट्स को वहां से निकाल दिया, पर जो हिस्टोरिक टेम्पल था वो काफी ज्यादा हार्म हुआ और लोगों की सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुई कि गवर्नमेंट ने एक रिलीजियस प्लेस में घुसकर लोगों को मारा, और जिसका आपने आउटकम भी देखा कि इंदिरा गांधी को उसके बाद शी वॉज किल्ड। एंड देन फर्दर दे वी हैव अ कम्युनल राइट्स बिटवीन हिंदू एंड सिख राइट्स भी हुए, ठीक है। जैसे इसमें लिखा ही है कि इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड बिकॉज ऑफ दैट इवेंट 31 अक्टूबर 1984 अपने घर के बाहर ही अपने बॉडीगार्ड के थ्रू, ठीक है। और सिख कम्युनिटी ने काफ़ी उसके अंदर वायलेंस फेस किया और काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, काफ़ी लोग मरे, ठीक है। तो ये एक साइकिल ऑफ वायलेंस हुई। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि जब मनमोहन सिंह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने इस चीज़ की माफ़ी मांगी कि जो हुआ वो गलत हुआ। ये आपके इस बुक में लिखा भी है, इफ़ यू रीड इट थॉरली। तो बेसिकली जो ये पंजाब की जो डिमांड थी इट वाज नॉट इजी। उसके वजह से बताया गया रोड टू पीस। उसके बाद फिर चीज़ों को मटीरियलाइज करने की कोशिश की गई, शांत करने की कोशिश की गई, और एक नया स्टेप लिया गया। इन जुलाई 1985 ही रीच्ड एन एग्रीमेंट विद हरचंद सिंह लोगावाल एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल। दिस एग्रीमेंट नोन एज राजीव गांधी लोगावाल अकॉर्ड, ठीक है। एक अकॉर्ड, फिर एक पीस की कोशिश की गई कि गवर्नमेंट और पंजाब के बीच में एक शांति बनाई रखी जाए। तो एक अकॉर्ड हुआ जिसको राजीव गांधी लोंगावाल अकॉर्ड कहा जाता है, उसको पंजाब अकॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और कोशिश किया गया कि चीज़ों को नॉर्मल किया जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले क्या बोला गया कि चंडीगढ़ जो है, पंजाब, आपको पता है कि चंडीगढ़ एक ऐसी कैपिटल है जो 2 स्टेट्स शेयर करती है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। तो बोला गया कि चंडीगढ़ जो है पंजाब को दे दी जाएगी, ठीक है। अ सेपरेट कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब कितना होगा, हरियाणा कितना होगा, उसके ऊपर प्रॉपर ट्रिब्यूनल बैठा गया कि सबकी जो बाउंड्रीज है वो डिसाइड की जाएंगी। उसके बाद ट्रिब्यूनल वुड बी सेट अप टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रावी ब्यास रवि वाटर अमंग दी पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान, कि रावी और ब्यास का जो पानी है वो कौन सी स्टेट कितना इस्तेमाल करेगी, उसके ऊपर जो है ट्रिब्यूनल बिठाया जाएगा, इसकी बात की गई। उसके बाद कंपनसेशन की बात की गई, जो पंजाबियों के साथ हुई उनमें जो भी लोग अफेक्ट हुए उनके कंपनसेशन की बात की गई, और जो भी आर्मी पंजाब के अंदर है उसको विड्रॉ करने की बात की गई, ठीक है। हालांकि ये जो कोशिश थी वो काफ़ी आसानी से नहीं हो पाई, और द साइकिल ऑफ वायलेंस कॉन्टिन्यूड नियरली फॉर डिकेड, मतलब बहुत लंबे समय तक वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल रहा, मिलिट्री इंटरवेंशन रही, और चीज़ें बहुत लंबे समय तक वायलेट होती रही, ठीक है। और जैसे इसमें प्रेसिडेंट रूल लगा, ठीक है। इट वॉज नॉट ईजी टू रिस्टोर द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड वायलेंस। When elections were held in Punjab 1992, only 24% of electors turned out of vote.
यानी कि आप ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के भी केस में 2002 में लिखा गया है कि पहले फेयर इलेक्शंस हुए। पंजाब में भी 1992 तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई थी और लोग सिर्फ बहुत डरे हुए थे। और इसमें लिखा है कि वो अपने आप ही प्रूफ कर रहा है कि सिर्फ 24% के लोग जो थे वो वोट डालने आए थे, ठीक है। और फिर इसे बोला गया है कि 1997 में अकाली दल ने बीजेपी के साथ अपना अलायंस बनाया और 1997 में जो थे पहले नॉर्मल इलेक्शंस हुए और वहां पे सरकार बनाई गई, ठीक है। और धीरे धीरे जो पॉलिटिक्स था वो सेकुलर लाइंस पे, मतलब धर्म के नाम पर सेकुलर लाइन, यानी कि हर धर्म को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, सबको स्पेस मिलने लगी, सब कुछ नॉर्मल होने लगा। उस बेसिस पे पॉलिटिक्स जो थी वो बैलेंस होने लगी दोबारा से पंजाब के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका जो है पंजाब अकॉर्ड, दैट इज़ फॉर टुडे। और नेक्स्ट कंटिन्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।